हेलो एवरीवन, माय नेम इज विवेक शर्मा। आज हम 4 आर्टिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें पहला आर्टिकल आपका रहेगा जीएम क्रॉप और जीनोम एडिटिंग के बारे में। देन हम बात करेंगे फेलियर ऑफ गवर्नमेंट टू अचीव क्लीन एयर इन इंडिया। थर्ड आर्टिकल में आईएमएफ की रेटिंग के बारे में बात करेंगे, नेशनल अकाउंटिंग डाटा के बारे में, अकाउंट्स डाटा के बारे में, जहां पे इंडिया को ग्रेड सी में रखा गया। एंड लास्ट में क्वालिटी कंट्रोल रोल बैक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आइए एक एक करके इन आर्टिकल्स को समझ लेते हैं। अब देखिए, यहां पे 2 वर्ड यूज किए गए, जीएम क्रॉप। जीएम क्रॉप क्या है? पहला वर्ड, जहां पे आप एक फॉरेन जीन्स को ऐड कर रहे हो किसी क्रॉप के अंदर, जैसे बीटी कॉटन है, इसमें बैसिलस थ्रिंजाइसिस का जीन्स ऐड किया है, जो कि कॉटन में नहीं मिलता है। एक बैक्टीरियम है, उससे इसे एक्सट्रैक्ट किया गया है। देन जीनोम एडिटिंग क्या होता है? यहां पे एग्जिस्टिंग जीन्स के अंदर ही आप चेंजेस करते हैं। इसमें क्रिस्पर कैस9 जैसी टेक्नोलॉजी को आप यूज करते हैं, जिसमें एग्जिस्टिंग जीन्स को एडिट किया जाता है एंड इसको कहीं ना कहीं नेचुरल म्यूटेशन जैसे प्रोसेस से ही आप रिलेट कर सकते हैं। और इसके काफी बेनिफिट हैं, जैसे ड्रॉट रेजिस्टेंस या सॉल्ट टॉलरेंट, ऐसी वैरायटीज भी आप इजीली डेवलप कर सकते हैं। अगर जीएम क्रॉप्स की बात की जाए, लास्ट इंडिया में जो इंट्रोड्यूस की गई थी वो 2006 में बीटी कॉटन थी। उसके बाद ऑल्दो बीटी ब्रिंजल या आपकी धारा मस्टर्ड हाइब्रिड जैसी कुछ वैरायटी हमने डेवलप की थी, बट कभी भी ये कमर्शियली लॉन्च नहीं की गई। अगर बात की जाए तो कहा जाता है जीनोम एडिटिंग आगे का फ्यूचर हो सकता है, जैसे सांभा मसूरी या MTU 1010 और जीएम क्रॉप्स की जगह पे जीई मस्टर्ड एक आपकी क्रॉप आने वाली है 2026 में। तो कहते हैं ये एक नया अध्याय होगा भारत की फूड सिक्योरिटी के लिए। अब यहाँ पे इसे रेगुलेट करते हैं हम, जो आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, उसके अंडर, एंड रूल ऑफ 1989 इसके अंडर। ऑल्दो जो जीएम क्रॉप्स है, इसके लिए आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी की फील्ड ट्रायल के बाद अप्रूवल की रिक्वायरमेंट रहती है। एंड कहीं ना कहीं जो हमारे लेटेस्ट रूल्स हैं, इसमें SDN1 एंड SDN2 जो है, जहां पे फॉरेन जीन्स नहीं होते हैं, उनको हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी से बाहर कर दिया है। तो जिसकी वजह से जीनोम एडिटेड क्रॉप्स का जो आप ये कह सकते हो इम्प्लीमेंटेशन है, वो काफी ईजी हो जाएगा। तो कहते हैं कि अभी आज की डेट में जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और इसके जो पार्टनर इंस्टीट्यूट्स है, इन्होंने 178 जीन्स को आइडेंटिफाई किया है डिफरेंट 24 फील्ड क्रॉप्स के अंदर, एंड मोर ओवर 43 जीन्स को हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के अंदर भी आइडेंटिफाई किया है, जो कि काफी सारे चेंजेस ला सकते हैं, चाहे यील्ड की बात हो, ड्रॉट रेजिलिएंट हो, या सॉल्ट टॉलरेंस हो, या जो नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी है, डिजीज या पेस्ट रेजिस्टेंस हो, या क्वालिटी हो, इन सब में इंप्रूवमेंट लेके आ सकती है। तो कहते हैं कि भाई अभी हमने राइस वैरायटी को कहीं ना कहीं टेस्ट किया था, और इसमें हायर यील्ड, लो वाटर रिक्वायरमेंट, शॉर्टर क्रॉप ड्यूरेशन एंड सैलिनिटी और ड्रॉट टॉलरेंस आपको देखने को मिली। अब ऐसे ही जेनेटिक इंजीनियरिंग राइस जो है, सांबा मसूरी या MTU 1010, ये खारिफ सीजन 2023-24 में इनका फील्ड ट्रायल किया गया था और रिजल्ट काफी पॉजिटिव रहे। एंड यहाँ पे अगस्त के अंदर हम जीई मस्टर्ड को भी हो सकता है कि सेकेंड ईयर ऑफ फील्ड ट्रायल के लिए लेके आए। तो कहते हैं कि भाई इससे आत्मनिर्भर भारत आपका प्रमोट होगा। एंड अब हमने खुद से ही अपना जो क्रिस्पर कैस9 की डोमेस्टिक एक टेक्नोलॉजी बिल्ड की है, दैट इज उसका ऑल्टरनेटिव TNPB बेस्ड मिनिएचर जीनोम एडिटिंग, जो कि एक आप ये कह सकते हो कि क्रिस्पर कैस9 से शॉर्टर वर्जन है, जो कि इसी तरह की प्रिसीजन के साथ किसी भी जीनोम एडिटिंग के लिए हेल्पफुल रहेगा। अब इसमें रेगुलेटरी कुछ चैलेंजेस हैं हमारे सामने। ऐसा है कि कुछ लोग यहाँ पे ये डिबेट कर रहे हैं कि भाई अगर आप ऐसे एग्जम्पशंस दे रहे हैं जीनोम एडिटिंग क्रॉप्स को, तो ये कहीं ना कहीं हेल्थ के लिए लॉन्ग टर्म में इंपैक्टफुल हो सकते हैं। कहीं ना कहीं पब्लिक परसेप्शन जो है जीएम क्रॉप के लिए या जीई क्रॉप के लिए वो सिमिलर ही है। लोग कहते हैं कि भाई जीन्स को क्यों ही एडिट कर रहे हो आप, एंड मोर ओवर इसका एक्सेस गरीब किसानों को मिल पाएगा कि नहीं, ये भी एक चैलेंज रहेगा हमारे पास। एंड क्या हमारे पास वो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी है जिससे हम बायो सेफ्टी लैब्स के अंदर इनको टेस्ट कर सके ढंग से, ये भी एक बड़ा चैलेंज रहेगा। आइए अब बात करते हैं क्लीन एयर के बारे में। पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा कि जो आपकी एयर क्वालिटी है वो 400 पार जा रही है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब इसमें क्या होता है कि आप पर्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड 10 को कैलकुलेट करते हैं, वेरियस अदर पोल्यूटेंट्स को कैलकुलेट करते हैं कि इनकी प्रेजेंस कितनी है अभी आपकी हवा में। हवा हजार्डियस लेवल पे चल रही है। दुनिया की 30 सबसे पोल्यूटेड सिटीज में से 21 भारत के अंदर है, एंड जहां पे
पर्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड 10 का लेवल कंटिन्यूसली WHO स्टैंडर्ड से 8 से 10 गुना ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है। एंड विंटर टेम्परेचर इन्वर्जन या आपको जो स्मोक की जो प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, जिसमें व्हीकुलर एमिशन, इंडस्ट्रियल एमिशन, कंस्ट्रक्शन की डस्ट, बायोमास का बर्न करना, डोमेस्टिक चाहे एग्रीकल्चर की बात हो, वेस्ट को बर्न करना, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट होना, एंड इवन जो जोग्राफिकल फैक्टर है कि एक बाउल मिल जाता है आपको यहाँ पे, जैसे अरावली एक तरफ, सतपुरा विंध्यास एक तरफ, और नॉर्थ में आपके हिमालयाज रहते हैं, तो ये पूरा लैंडलॉक हो जाता है एरिया, जिसकी वजह से एयर यहाँ से एस्केप नहीं कर पाती है और एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम आपकी बहुत तेजी से बढ़ती है। ऑल्दो गवर्नमेंट ने काफी कुछ एक्शन लिए थे, जैसे नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को 2019 में लॉन्च किया था, जहां पे हम 20 से 30% पर्टिकुलेट मैटर की कंसंट्रेशन को रिड्यूस करने की बात करते हैं। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, CPCB, SPCB, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड आपका सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इनको स्टैब्लिश किया गया। देन कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को स्टैब्लिश किया गया 2019-20 में, एंड ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को ये इंप्लीमेंट करता है, बट स्टिल कोई आपका रिजल्ट नहीं है इसमें, बिकॉज आपकी पॉलिसी में साइंस बेस्ड एविडेंस का कहीं ना कहीं एक गैप एग्जिस्ट करता है। हमारी जो पॉलिसी है बहुत ज्यादा फ्रेगमेंटेड है, बहुत सारे सेक्टर्स से रिलेटेड इश्यूज है, बट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट इस इकलौते एरिया को हैंडल कर रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ओवरलैप, कॉन्ट्राडिक्शन एंड इनेक्शन देखने को मिलता है। लॉन्ग टर्म विजन के साथ नहीं आ रहे हैं, हम शॉर्ट टर्म गोल्स के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है उनको एड्रेस नहीं कर रहे हैं, और इसके लिए आपको ईयर राउंड मेहनत करनी पड़ेगी। मोर ओवर यहाँ पर इन्फोर्समेंट तो कम है ही है, बट उससे कम है अकाउंटेबिलिटी, कि भाई जो बोर्ड्स हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उनके पास फंड फंक्शनरीज नहीं है। पहली बात तो ये होगी जिसकी वजह से इन्फोर्समेंट कम है, और बाकी बची कुछ ही बात ये होगी कि अकाउंटेबिलिटी भी इसमें डिल्यूट हो जाती है, बिकॉज आपके पास रियल टाइम बेसिस पे एविडेंसेस की कमी रहती है, क्योंकि रियल टाइम बेसिस पे मॉनिटरिंग नहीं होती है एयर क्वालिटी की। बाकी सोशो इकोनॉमिक लाइफस्टाइल फैक्टर है, टू व्हीलर्स के ऊपर लोगों का ज्यादा फोकस है, सॉलिड फ्यूल कंजम्पशन जो बायोमास का कंजम्पशन ज्यादा है, देन इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, अर्बनाइजेशन की एक्सपेंशन जहां पर कंस्ट्रक्शन और ट्रांसपोर्ट की डिमांड इंक्रीज होती जा रही है, एग्रीकल्चर वेस्ट को हम रोक नहीं पा रहे हैं, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं। जैसा पॉलिसी गैप तो मैंने आपको बता दिया, एंड कुछ आपकी जो प्रॉब्लम ये भी है कि लोग जो हैं, लोग भी इसमें गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो कहते हैं कि अभी हमें अपने CPCB, SPCB को इक्विपमेंट्स देने होंगे जो रियल टाइम बेसिस पे मॉनिटरिंग कर सके, फंड्स देने होंगे ताकि ये अपनी पॉलिसीज को ठीक से इंप्लीमेंट कर सके, एंड मोर ओवर कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर फोकस करना होगा, ईयर अराउंड एक्शन लेना होगा। सिर्फ विंटर में काम करके काम ठीक नहीं होगा। मोर ओवर आप मेजर टारगेट्स जो होने चाहिए आपके, वो स्ट्रक्चरल चेंजेस होने चाहिए, जिससे आप लॉन्ग टर्म विजन के साथ वर्क कर सकें। रियल टाइम बेसिस पे डाटा कलेक्शन तो मैंने आपको बता ही दिया। इकोनॉमिक इंसेंटिव दो, जिससे कहीं ना कहीं जो क्लीन टेक्नोलॉजी आप उसे प्रमोट कर सके, एंड साथ के साथ पब्लिक बिहेवियर चेंज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब बात करते हैं नेशनल अकाउंटिंग सिस्टम की। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आई? देखिए, IMF आर्टिकल 4 के अंडर अपनी जो मेंबर कंट्रीज हैं इनको इवेलुएट करता है। इंडिया को इवेलुएट किया, इंडिया के नेशनल अकाउंटिंग स्टैटिक्स को कहीं ना कहीं इवेलुएट किया, और इसको ग्रेड C की रेटिंग दी, जो कि सेकंड लोएस्ट है। लोएस्ट है D, जहां पे आप कह सकते हो कि सीरियस डाटा लिमिटेशन है। A सबसे अच्छा है, एंड C सेकंड वर्स्ट कैटेगरी में आता है। तो कहते हैं कि अब यहाँ पे जैसे इंडिया के नेशनल अकाउंटिंग स्टैटिक्स है, इसमें GDP जो है एंड GVA जो है, इसकी कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ लूप होल्स देखने को मिल रहे हैं। अब कहते हैं कि वैसे तो आपका रेगुलर टाइम पे आप डाटा लेके आ रहे हो, बट आपके डाटा को इंटरनेशनली हम कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज एप्पल और ऑरेंजेस के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं है। आपका मेथड और इंटरनेशनल मेथड अलग है। साथ के साथ आपका बेस ईयर बहुत पुराना है, एंड आप इसमें होलसेल प्राइस इंडेक्स को एक डिफ्लेटर के तौर पे यूज करते हो, जो कि कहीं ना कहीं आप अपनी नॉर्मल कैलकुलेशन में CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का यूज करते हो, उससे अलग है। तो कहते हैं एडजस्ट करने में थोड़ी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम रहती होगी। मोर ओवर यहां पे ये कहा जाता है कि भाई एक लार्ज डिफरेंस आपको देखने को मिलता है GDP और GVA के एस्टिमेट में, यानी प्रोडक्शन और एक्सपेंडिचर बेस्ड जो अप्रोच से कैलकुलेट की जा रही है GDP, इसमें फर्क देखने को मिल रहा है। एंड रीजन बीइंग, आपने इनफॉर्मल सेक्टर का डाटा ठीक से कलेक्ट नहीं किया। तो कहा जाता है कि भैया देखो, आपका जो इनकम वर्सेस एक्सपेंडिचर अप्रोच है,
ये ठीक है, हिस्टोरिकली इंडिया ने इसी इनकम और प्रोडक्शन अप्रोच को अपनाया हुआ था, बट अभी अपना मेन मेथड एक्सपेंडिचर बेस्ड है। बट यहाँ पे आपका जो आप ये कह सकते हो कि डिफरेंट डाटा सोर्स है और उसका कवरेज जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक इसमें देखने को मिल रहा है। मोर ओवर यहाँ पे सीजनल एडजस्टमेंट नहीं की गई है, अभी भी स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है आपकी टेक्निक के अंदर, स्टैटिकल जो टेक्निक है उसमें। एंड जो आपका इन्फ्लेशन सीपीआई बेस्ड स्टैटिक्स है वो तो बी ग्रेड है, यानी वो ठीक है, उसमें बहुत बुरा नहीं है। बट उसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपने बेस ईयर उसमें भी बहुत पुराना रखा हुआ है, तो आपके करंट स्पेंडिंग पैटर्न हमें पता नहीं लग पा रहे। आपके गवर्नमेंट के फाइनेंस का जो डाटा सेट है, एक्सटर्नल सेक्टर्स का मॉनेटरी या फाइनेंशियल स्टैटिक्स है, उसको आपने बी ग्रेड दिया है, तो अच्छी कैटेगरी में वो फॉल करता है, बट स्टिल उसमें भी इंप्रूवमेंट का स्कोप ठीक ठाक आपका रहता है। तो कहते हैं कि भाई देखो, अब यहां पे ग्रेड सी होना मतलब इसका क्या अर्थ है, तो कहते हैं G20 में हम इकलौते सी ग्रेड में आ रहे हैं, यानी एक सीरियस सिग्नल है कि हमारी मार्केट रेटिंग एजेंसी और जो पॉलिसी मेकर हैं वो कहीं ना कहीं अपने डाटा के अंदर, जैसे जो डाटा की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो इस वजह से कल को प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, आपकी जो रेटिंग है वो नीचे गिर सकती है, जिससे आपको कोई भी फंड एक्सेस कर रहा हो यानी मनी बोरो करनी हो तो उसमें प्रॉब्लम रहेगी। जैसे आपका सिबिल स्कोर होता है, तो गवर्नमेंट का भी हर एक देश का भी यहाँ पे इसी तरह की रेटिंग एजेंसीज रेट करती हैं, तो वो आपकी गिर जाएगी। मोर ओवर यहाँ पे डाटा क्वालिटी को लेके एक सवाल है कि भाई जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, अब इसमें आपका जीडीपी का डाटा और इन्फ्लेशन का डाटा जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है। बट अगर आपका वो डाटा ठीक नहीं है, मतलब ग्लोबल एनालिटिक्स के अकॉर्डिंग नहीं है, तो पॉलिसी क्रेडिबिलिटी और जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है वो डिल्यूट हो जाएगा। तो कहते हैं कि ये प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी। अब आप क्या कीजिए, जीडीपी और सीपीआई जो है इनकी जो बेस ईयर है इसको चेंज कर दीजिए। आप कोशिश कीजिए कि एक प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स को इंक्रीज मतलब इन्वॉल्व कीजिए, जो कि एक इंटरनेशनल प्रैक्टिस है, और इससे कहीं ना कहीं आपकी जो डाटा है वो इंटरनेशनल लेवल पे कंपेरेटिव रहेगा। देन आप जीडीपी डिस्क्रिपेंसी को रिड्यूस कीजिए, जीवीए और जीडीपी के बीच में डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए। क्वार्टरली जो आपके स्टैटिक्स आते हैं आप उसमें सीजनल एडजस्टमेंट कीजिए, एंड मोर ओवर आप इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर फोकस कीजिए, जिससे डाटा आपका और ज्यादा बेटर और ट्रांसपेरेंट रहे। ये चीज आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं क्वालिटी कंट्रोल रोल बैक की। गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई देखो, बहुत सारे आपके इंडिया के अंदर प्रोडक्ट ऐसे आते हैं जो सब क्वालिटी होते हैं, तो हम चाहते हैं कि ऐसे सब क्वालिटी प्रोडक्ट इंडिया के अंदर और ना आए, और इसको रोकने के लिए हमने भारत के अंदर क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर को लेके आए, जो कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के अंडर आए। अब इसमें क्या किया गया कि भाई जो सब क्वालिटी के आपके प्रोडक्ट्स हैं, आपने क्या कहा कि भाई आपको क्वालिटी सर्टिफिकेशन लेनी जरूरी है, एंड जो सब स्टैंडर्ड के इंपोर्ट्स होंगे हम उसको रोकेंगे, एंड कंज्यूमर सेफ्टी के ऊपर हमारा फोकस होगा। बट कहीं ना कहीं इसे मेक इन इंडिया को हम प्रमोट कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट कर रहे हैं। अब रोल बैक करना क्यों जरूरी हो गया? क्योंकि इससे सप्लाई चेन डिसरप्शन हो सकती थी, क्योंकि आपकी इनपुट कॉस्ट इंक्रीज होगी, ट्रेड कंप्लायंस आपके चैलेंजेस जो है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। अब क्या प्रॉब्लम है, जैसे अभी अपने पास कंप्लायंस की कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, जो टेक्निकल एक्सपर्टीज है वो है नहीं, अभी प्रोडक्शन आपकी बंद हो जाएगी, तो इससे कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन इंक्रीज हो सकती है, तो वो प्रॉब्लम आपकी सबसे बड़ी है, मतलब इसका छोटी यूनिट्स के ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। WTO की बात करें तो कुछ लोग इसे चैलेंज कर सकते हैं एज ए टेक्निकल बैरियर के तौर पे। अगर ये प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच लगी तो कहीं ना कहीं, क्योंकि इसके ऊपर कोई साइंटिफिक जांच नहीं की है, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम और ज्यादा इंक्रीज हो सकती है। मोर ओवर हमारे पास BIS अप्रूव्ड लैब की भी कमी है, तो ये टेस्टिंग ना होने की वजह से आपकी सप्लाई चेन डिसरप्ट हो सकती है। इन एडिशन टू दिस जो आपकी इंडस्ट्रियल प्रिपेयर्डनेस है वो भी बहुत कम थी, तो इस वजह से हमने अभी इसको चेंज करने का फोकस किया कि भी अभी इसे इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। तो पहले हम टेस्टिंग कैपेसिटी अपनी बिल्ड करेंगे, फिर पूरा एक फेज मैनर में एक एक करके इसे इंप्लीमेंट करेंगे। जैसे ट्रांजिशन का पूरा टाइम दिया जाएगा, एक रोड मैप क्रिएट किया जाएगा, MSME को सपोर्ट किया जाए जिसमें सब्सिडीज प्रोवाइड की जाए सर्टिफिकेशन के लिए, कंपैटिबिलिटी को हम इंश्योर करेंगे WTO के स्टैंडर्ड्स के साथ, एंड हम स्टेक होल्डर्स जो हैं, वेरियस स्टेक होल्डर्स, चाहे MSME हो या बिजनेसेस हो या आपकी गवर्नमेंट की तरफ से हो, उन सबको इसमें इंक्लूड किया जाएगा, एंड इसमें इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन के ऊपर फोकस किया जाएगा ताकि जो प्रॉब्लम्स है उसको मिनिमाइज किया जा सके। तो यहाँ पे इस डिस्कशन में इतना ही। अब मंडे मिलते हैं एक नई डिस्कशन के साथ। धन्यवाद।